नमस्कार, मैं हूं उदय दाहिया और आज मैं आपके सामने हूं हमारे देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की जन्म जयंती पर। आज उनकी ये किताबें मेरे पास जो उपलब्ध है, जो कि पिछले कई वर्षों से मैंने एकत्रित की हैं। अलग अलग दुकानों से, अलग अलग बुक स्टॉल से मैंने ये खरीदी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 किताबें हैं। अलग अलग नाम से हैं। प्रतिनिधि व्यंग्य हैं उनके: आवारा भीड़ के खतरे, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, जाने पहचाने लोग, तिरछी रेखाएं, तुलसीदास चंदन घिसे, पगडंडियों का जमाना, हम एक उम्र से वाकिफ हैं। और एक बड़ी स्पेशल किताब है मेरे पास जो बहुत ही कम कहीं बाजार में मिलती है। उस किताब का नाम है और अंत में। ये स्पेशल किताब इसलिए है क्योंकि इसमें कोई लेख नहीं है परसाई जी के, बल्कि उन्होंने जो संपादकों को पत्र लिखे थे। पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, जवाब हुए थे, और क्या बातें उन्होंने लिखी थी। वो पत्र भी अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत मजेदार व्यंग लेख पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पत्रों में भी व्यंग होता था। इतने अद्भुत पत्र है ये। अलग अलग लेखकों को उनने लिखे हैं इसमें। लगभग 10 12 15 पत्र हैं उनके इसमें। 19 20 32 33 35 पत्र है करीब। और इन पत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साहित्यकार किसी को किस तरह के पत्र लिखता है, क्योंकि एक आम आदमी के पत्र और एक साहित्यकार के पत्र में बड़ा फर्क होता है। आम आदमी सीधे सीधे छोटी सी बात लिख देता है, लेकिन जब किसी साहित्यकार को कोई बात लिखनी होती है तो वो कुछ अलग ढंग से लिखता है, और वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे मैंने इनको पढ़ा है तो एक पत्र मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने, संपादक ने उनसे कहा कि आपको हमारे अखबार में लिखना है और नियमित लिखना है। तो उन्होंने उन्हें जो जवाब लिखे वो इतने मजेदार थे। उनका पहला जवाब तो ये था कि मेरे लिए नियमित का मतलब है जब मेरा मन हो। एक लेखक ही इस तरह का जवाब लिख सकता है कि नियमित का मतलब है जब मेरा मन हो, जब मेरा मूड होगा तब लिखूंगा, और वही मेरे लिए नियमित है। हम कोई मजदूर नहीं है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि एक बार आपने कह दिया और जब आप बोलोगे तब लिखना ही पड़ेगा। ये एक स्वतंत्र लेखक का विचार, एक स्वतंत्र लेखक की सोच इस जवाब में नजर आती है। फिर उन्होंने वो सब भी लिखा जो कहीं जुड़ने के बाद लिखते लिखते आखिरी में होता है। आखिरी में क्या होता है, अक्सर जो होता है कि लेखक की और जो संपादक है उसकी नहीं बनती है किसी कारण से, तो वो अखबार छोड़ देता है। फिर संपादक और लेखक दोनों क्या करते हैं, ज्यादातर जो करते हैं वो उन्होंने उस पत्र में पहले ही लिख दिया कि जब भी मैं आपके यहाँ लिखना बंद करूंगा तो आपको स्वतंत्रता होगी कि आप मेरी बुराई 4 जगह करें कि मैं बड़ा खराब लेखक हूँ, अच्छे से नहीं लिखता था, लापरवाह हूँ, इसलिए आपने मुझे लिखा निकाल दिया। और मैं आपकी 10 जगह बुराई करूंगा कि बहुत बेकार संपादक है, टाइम पे पैसा नहीं देता है, और जो जो करते हैं। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ये कोई लेखक ही कर सकता है, और खास तौर से वो लेखक जो व्यंग्यकार हो। तो परसाई जी बड़े अद्भुत व्यंग्यकार हुए हैं। मैं क्या कहूंगा, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने व्यंग लेखन को विधा का दर्जा दिलाया, क्योंकि पहले व्यंग को साहित्य में शामिल नहीं किया गया था। व्यंग लिखने वालों को ऐसे ही समझा जाता था। उन्होंने लिखा है अपने एक लेख में कि व्यंग लिखने वाले को ज्यादातर जब तारीफ होती थी तो बस ऐसा बोलते थे, अरे भाई गजब कर दिया आपने, अरे बखिया उधेड़ दी। बस इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होते थे, और किसी तरह का और तारीफ करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, और ना ही इसे विधा का दर्जा मिला था। तो ये एक तरह से साइड में रखा हुआ था। लेकिन परसाई जी ने इसको एक विधा का दर्जा दिलाया कि व्यंग भी एक विधा है। और उन्होंने जो व्यंग लिखे तो उनकी ढेर सारी किताब, वैसे तो 6 खंड में पूरा साहित्य है उनका, मार्केट में मिलता है बाजार में, लेकिन मेरे पास ये उनकी अलग अलग किताबें हैं। तो ऐसी और भी है कुछ मेरे पास रखी हैं। आज मुझे इतनी मिल पाई थी तो ये मैं निकाल के ले आया आपसे बात करने के लिए। और ये वर्षों से मेरे पास है, मैं पढ़ते रहता हूँ, ये मेरे बहुत काम आती हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा शैली है, जो कटाक्ष है उनका, जो व्यंग शैली है, मैं चूंकि एक हास्य कलाकार के रूप में लोग मुझे जानते हैं, मंचों पर बुलाते हैं, तो
मैं जब बात करता हूँ तो मुझे ये बहुत काम आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी हास्य के कलाकार हैं, जो मंचों पर लोगों को हँसाने का काम करते हैं, उन्हें इस तरह के लेखकों को पढ़ना चाहिए। इससे आप एक स्वस्थ मनोरंजन दे पाते हैं। आपको किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और अगर करना भी पड़ जाए, तो जैसा कि फ़िल्मों में भी चल रहा है और बहुत जगह चल रहा है, लेकिन वो फिर एक अलग अलग श्रोता या दर्शक वर्ग होता है। जैसे फ़िल्में भी बनती हैं ना, तो एक फ़िल्म होती है जिसमें यू सर्टिफ़िकेट होता है, उसको छोटे बच्चे सब देख सकते हैं। फिर एक पे यूए सर्टिफ़िकेट होता है, उसमें 12 साल से ऊपर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में ही वो फ़िल्म देख सकते हैं। और एक ए सर्टिफ़िकेट होता है जिसको 18 इयर्स के बाद के ही लोग देख सकते हैं। तो कैटेगरी होती है हर तरह के दर्शकों की, और ये कैटेगरी सिर्फ़ इसलिए होती है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे भाषा और साहित्य और दृश्य का परिदृश्य बदलते जाता है, किसको क्या दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही साहित्य है और कार्यक्रम भी है मंच के। तो होता क्या है कि कभी-कभी बड़ों जो वयस्क हैं उनके देखने वाली चीज़ गलती से छोटे बच्चों के हाथ लग जाती है, और फिर कोहराम मच जाता है कि ये क्या अश्लीलता फैल रही है। उनके देखने के लिए नहीं है तो आपने उनको क्यों दिया? तो और हालाँकि जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं या ये हैं, उसपे तो बाकायदा पहले पैसा भरना पड़ता है, फिर अपना पूरा परिचय देना पड़ता है, लॉगिन होना पड़ता है, उम्र डालो, नाम डालो, आइडेंटिटी डालो, ये डालो, इतना सब पूछताछ करने के बाद वो फिर खुलता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति उसमें जाके घुस के देख रहा है, तो एक तरह की चोरी है। वो गलत जानकारी भर के उसको देखता है। और वैसे भी टाकीज़ों में भी जब फ़िल्में लगती थी, तो जब एडल्ट फ़िल्में लगती थी, तो बहुत से बच्चे जो कम उम्र के हैं, वो जाकर बोलते थे कि हम तो बड़े हो गए, और घुस जाते थे। फिर उनके पिताजी पीछे से आते थे और वो जूते से पीटे जाते थे। छोटे शहरों में यही होता था। तो जिनके लायक जो चीज़ नहीं है और वो उसको पाना चाहते हैं, तो फिर अब तो मुझे पता नहीं आजकल पिटाई होती कि नहीं होती, लेकिन पहले तो हम लोगों ने बहुत लोगों को खूब पिटते हुए देखा है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ परसाई जी की, अद्भुत लेखन इनका, और क्या बातें लिखते हैं ये। इनकी बातें इतनी मज़ेदार हैं कि मैं लगातार इनकी बातें कर सकता हूँ। मैंने इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और छोटे-छोटे कोटेशन होते हैं अलग-अलग किताबों में। एक जगह इन्होंने लिखा है कि हमारे देश में शेरों की कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। मजेदार बात है ये। क्या 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 उन्होंने चुटकी ली है, इसको चुटीलापन बोलते हैं। इनकी बातें बहुत अद्भुत होती हैं। इनके एक व्यंग में मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, एक छोटा-सा इनका मैं आपको एक छोटा-सा एक रचना सुनाता हूँ। मुझे बहुत सारी रचना इनकी याद है। एक छोटी-सी रचना मैं आपको सुनाता हूँ। इनकी एक रचना है, जो मैं अक्सर मंचों पर अगर कोई बोलता है तो मैं सुना देता हूँ, लोगों को बड़ा आनंद भी आता है। ये उन्होंने रामायण के एक प्रसंग को लेकर लिखा था, और इसको छेपक बोलते हैं कि किसी धार्मिक ग्रंथ के एक छोटे से किसी किस्से को उठाओ और उसमें आज के परिप्रेक्ष्य को कुछ इस तरह से मिला दो कि वो एक समाज को एक मैसेज भी जाए और एक समस्या का समाधान भी हो। तो उनका एक छेपक है जिसका शीर्षक है प्रथम स्मगलर। ये परसाई जी की किताब में ही लिखा हुआ है एक जगह। और प्रथम स्मगलर उन्होंने बताया है हनुमान जी को। रामायण के प्रसंग को उठाकर लाए वो, और उन्होंने लिखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, अयोध्या के नाके पर पकड़ लिए गए। पहले तो हनुमान जी ने वहां पर जो सैनिक थे उनको उठाकर जमीन पर पटक दिया। जब वो किसी के वश में नहीं आए तो एक आदमी दौड़कर महल गया और भरत जी को कहा कि एक बहुत खतरनाक बंदर आया है और किसी के वश में नहीं आ रहा है। तो भरत जी शत्रुघ्न जी की तरफ पलट कर देखे और बोले, अरे आजकल ये तस्करों ने बड़ा नाक में दम कर रखा है, बहुत तस्करी हो रही है, चलो देखते हैं कौन है। जैसे ही भरत जी भाई को लेकर वहां पहुंचे, हनुमान जी उन्हें देखकर पहचान गए, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ये तो मेरे आराध्य के बड़े भाई हैं। तो भरत जी बोले, देखा अब कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है, पहले तो उत्पात मचा रखा था। तब तक रजिस्टर में उनकी रिपोर्ट लिख ली गई थी। तब भरत जी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? तो वो बोले, मैं हिमालय से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं लंका जा रहा हूँ। अच्छा, क्या लेकर जा रहे हो? बोले, औषधि। अच्छा, तो बोले दवाइयों की स्मगलिंग करते हो?
किसके लिए काम करते हो? रावण के लिए? तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं तो श्री राम जी के लिए काम करता हूँ। तो भरत जी बोले हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया को जंगल भेज दिया था, तो वो धन की आवश्यकता थी तो हमें खबर कर देते, वो जंगल में जाकर ये क्या काम करने लगे। तो हनुमान जी बोले कि ऐसा नहीं है, आप कुछ गलत मत सोचिए, श्री राम जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपके छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और उनके प्राण संकट में है, तो इस औषधि से उनके प्राण बच सकते हैं, इसलिए मैं ये औषधि हिमालय से लंका ले जा रहा हूं। तब भरत जी ने पलटकर शत्रुघ्न की तरफ देखा और पूछा कि भैया बताओ, नीति क्या कहती है? तो शत्रुघ्न ने कहा कि भैया नीति के अनुसार स्मगलिंग गैर कानूनी है, गैर सामाजिक है, लेकिन जिस स्मगलिंग से अपने भाई भतीजों का भला होता हो, ऐसी स्मगलिंग होने देना चाहिए। इसलिए हनुमान को छोड़ दो और जो रजिस्टर में रिपोर्ट लिखी है वो पन्ना फाड़ के फेंक दो। अब क्या संदेश दिया है उन्होंने इससे कि स्मगलिंग वैसे तो गैर कानूनी है, गैर सामाजिक है, लेकिन जिस स्मगलिंग से अपने भाई भतीजों को भला होता हो उसको होने देना चाहिए। मतलब देश में जो स्मगलिंग हो रही है वो वो तुरंत बंद हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी के भाई भतीजों का भला हो रहा है, इसलिए वो चल रही है। तो ये एक समाज के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश वो निकाल कर किस तरह से लाते थे, एक बहुत बड़ा लेखक, एक बहुत बड़ा चिंतक ही ये कर सकता है। परसाई जी बहुत अद्भुत लेखक है। वो क्या-क्या लिखते थे, उनका इतना बड़ा साहित्य, इतना सारा साहित्य है, ऐसी-ऐसी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं लेखक छोटा हूँ, लेकिन संकट बड़ा हूँ। और उन्होंने कभी भी किसी के भी फेवर में नहीं लिखा। वो डरते नहीं थे, उनकी जीवनी में उन्होंने खुद एक दो जगह लेख में लिखा है कि मुझे तो लिखने के लिए क्या-क्या नहीं सहन करना पड़ा। कई बार उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर में प्लास्टर लग गया और जब वो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे, तो उनके पैर वो टूटा हुआ जो पैर था, तो लोग आकर उसी पैर को प्रणाम करते थे जो उनके चाहने वाले थे। तो उस टूटे हुए पैर को जो प्रणाम करते थे, उसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा था, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। तो वो जब भी कुछ जीवन में घटता था तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक कहानी लिखते थे वो। उन्होंने जब इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर लिखा तो वो भी एक अजीब कहानी थी उनके जीवन की। उनका कोई शिष्य था जिसको स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था, वो थानेदार बन गया था, तो वो अपने गुरु को ढूंढते हुए उनके घर आया। वो घर पे नहीं मिले तो उनके कुछ अखबार रखे हुए थे, तो बहन साथ में रहती थी, तो उन्होंने बताया भैया तो कहीं बाहर गए हैं, पैसे का इंतजाम करने जरूरत थी और ये अखबार रखे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अखबार मैं ले जाऊं, कितने पैसे के? तो उन्होंने कहा इतने के। तो उन्होंने पैसे दिए और अखबार ले गए। शाम को जब आए परसाई जी तो उन्होंने पूछा कि वो अखबार कहाँ गए? बोले एक साहब आए थे और सारे अखबार इकट्ठे खरीद के ले गए। तो परसाई जी बड़े मन में सोचने लगे कि ऐसा कौन आ गया, यहाँ तो एक अखबार नहीं खरीदता, कोई कोई पूरा बंडल का बंडल खरीद के ले गया और पैसे भी दे गया। तो उन्होंने पूछा कौन थे, उन्होंने नाम बताया कि इस थाने में वो थानेदार हैं। परसाई जी शाम को वहां पहुंचे तो वो आए, उठ के उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आपने मुझे पढ़ाया था और उस स्कूल में मैं पढ़ता था, आपकी पढ़ाई मेरे काम आई, आज मैं थानेदार बन गया। तो उन्होंने पूछा वो जो अखबार आप लेकर आए थे उनका क्या किया? बोले कुछ नहीं, जो भी रिपोर्ट लिखाने आता है तो 2 रुपए का खरीदा था, उससे 5 रुपए में एक अखबार तुरंत खरीदवाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और ऐसे करके सारे अखबार बिक गए। जो 2 का खरीदा था वो 5 का बिक गया। तब उनके दिमाग में ये आया कि एक इंस्पेक्टर क्या से क्या नहीं कर सकता। जो 1 रुपए 4 आने का अखबार बिक नहीं रहा था, उसको थानेदार ने 5 रुपए में बेच दिया और सब बेच दिया। तो ये फिर उन्होंने जो कल्पना की, सोचा और फिर उन्होंने वो नाटक लिखा, व्यंग्य लिखा पूरा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। जब वो उन्होंने लिखा था तो बड़ा तहलका मचा था। पुलिस विभाग महकमे में बहुत एकदम खलबली मच गई थी कि ये क्या लिख दिया है। और वो नाटक बहुत सारे नाटककार मंचों पर उसका मंचन करते हैं और आज भी जब उसको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे समसामयिक है।
आज भी कोई बदलाव उतना ज्यादा नहीं हुआ है। वैसी घटनाएं आज भी देखने और सुनने को मिलती हैं। तो परसाई जी पहले भी समसामयिक थे, आज भी समसामयिक हैं। उन्हें जब पढ़ो तब ऐसा लगता है कि बस आज की ही घटना है, ये अभी चल ही रहा है। उनका साहित्य कभी भी पुराना नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ चीजें बदल सकती हैं थोड़ी सी, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब आप जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीफोन जो उन्होंने लिखा था, तो अब मोबाइल आ गया है, लेकिन टेलीफोन भी आप पढ़ो, जिसने टेलीफोन देखा है और टेलीफोन को इस्तेमाल किया है, उसको पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते करते हैं हम। उनकी अनेकों रचनाएं हैं। फैमिली प्लानिंग है, उनका समय पर ना मिलने वाले हैं, आवारा भीड़ के खतरे हैं, पहला सफेद बाल है, पगडंडियों का जमाना है, प्रेमचंद के फटे जूते हैं। क्या नहीं लिखा उन्होंने, हर विषय पे लिखा है, हर चीज पे लिखा है। रेलवे पे लिखा है, पुलिस पे लिखा है, हॉस्पिटल पे लिखा है, महिलाओं पर लिखा है, पुरुषों पर लिखा है, राजनेताओं पर लिखा है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। और अद्भुत चिंतक थे, और क्या कमाल लिखते थे। और लिखते समय वो कभी भी जरा भी भेदभाव नहीं करते थे। जहां तक कि उन्होंने खुद के बारे में अगर लिखा, तो अपने पूरे परिवार की बखिया उधेड़ के रख दी। उन्होंने एक लेख में लिखा है कि मेरे पिता, जो कि एक बड़े ठेकेदार थे, और वो जंगल खरीदते थे और फिर पेड़ों को कटवा कर उसका कोयला बनाकर बेचा करते थे। उनका व्यवसाय था, पहला ऐसा होता रहा होगा। तो वो बोले कि उसको खरीदने के लिए वो बड़े ऑफिसर को घूस देते थे। तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, अपने पिता को, कि मेरे पिता घूस देते थे। तो वो जब जो अपने पिता को नहीं छोड़ता हो, उनके बारे में भी सच लिख देता हो, वो फिर दुनिया में किसी के भी बारे में लिख सकता है। तो उन्होंने लिखा कि मेरे पिता बहुत पैसे कमाते थे, हमें अच्छे से रखते थे, लेकिन वो घूस लेते थे, इसलिए वो मेरे हीरो नहीं है। ये उन्होंने क्लियर लिखा है। अपने बारे में भी लिखा है कि मैं बिना टिकट के रेल में यात्राएं करता था, किस तरह से कर लेता था, कैसे उससे बचता था। उस समय इतना धन था नहीं, धन का अभाव था, लेकिन अद्भुत लेखक थे। क्या ऐसे बिंदास, जिसको बोलते हैं ना हमारी भाषा में, लोकल की भाषा में लोग बोलते हैं बिंदास आदमी, जो बिल्कुल नहीं घबराता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। जो सच है वो लिख देता है। हाँ, ये है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिससे कि आ, कि कोई आम आदमी या किसी को परेशानी हो गई हो। लेकिन जब वो लिखते थे, तो जो लोग वाकई गलत हैं उनको बड़ा नुकसान होता था, परेशानी होती थी। इसलिए कई बार उनके जीवन में उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन वो उससे डरे नहीं, घबराए नहीं और लिखते रहे। तो परसाई जी, जहां भी आप हों, आपकी आत्मा को शांति मिले, और आप बढ़िया जहां भी हो बहुत खुश हो, प्रसन्न हो। और जिन चीजों चीजों का अभाव आपकी जिंदगी में यहाँ रहा है, ईश्वर आपको अगले जन्म में या जहां भी आपके पास भी अगर वो हैं, तो उन्हें खूब 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 सारा जो जिन चीजों का यहाँ पर उनको अभाव था, वो वैभव उनके पास में अब हो, और बहुत अच्छा जीवन उनका हो। उनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।